Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. We are doing economics lesson number 5 the India's foreign trade बेटे. लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 बेटे अपना कंप्लीट कर दिया था. लेसन नंबर 4 हैज बीन फिनिश्ड. अब आपका लेसन नंबर 5 स्टार्ट होने वाला बेटे. इंडियाज फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड आपको पता है बेटे, विदेशी व्यापार को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं. जो भाई एक कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड कहते हैं. अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है बेटे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार. ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार. जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बेटे व्यापार करना शुरू कर देती है, वन कंट्री डूइंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विद अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड बेटे. तो जब एक देश दूसरे देश के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या आयात या निर्यात करना शुरू कर देता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड. उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं बेटे. ऐसा कब होता है? देखिए, जब एक कंट्री इतना ज्यादा इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर देती है गुड्स का बेटे. मान लीजिए किसी कंट्री ने प्रोडक्शन कर दिया 1 लाख यूनिट का, और जो डोमेस्टिक कंजप्शन थी बेटे वो थी ओनली 80,000 यूनिट, यानी कि डोमेस्टिक कंजप्शन 80,000 हो गया. बाकी कितने यूनिट बढ़ गए? 20,000. अब इस 20,000 यूनिट का क्या करे भाई ये कंट्री? तो वो क्या कर सकते हैं? उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं बेटे. क्या कर सकती है? एक्सपोर्ट कर सकती है. तो इस तरह से जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है बेटे वो एग्जिस्टेंस में आता है जब एक कंट्री इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दे भाई कि उसकी बेसिकली डोमेस्टिक कंजप्शन, डोमेस्टिक डिमांड पूरी होने के बावजूद आउटपुट बच जाता है बेटे, तो वो जो रेस्ट ऑफ द यूनिट बची हुई होती है उसे क्या कर देती है? एक्सपोर्ट कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं बेटे. तो इंटरनेशनल ट्रेड ये कहलाता है आपका डूइंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद फॉरेन कंट्रीज. सो डूइंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद ROW यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बेटे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. अब इंटरनेशनल ट्रेड की ऑब्जर्वेशन देखिए सबसे पहले क्या है. तो इन्होंने बता रखा बेटे कि इंटरनेशनल ट्रेड is based on international specialization बेटे, is based on international specialization. तो इन्होंने कहा है कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड है बेटे वो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहता है. इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटे? एक कंट्री पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है बेटे. स्पेशलाइज्ड होने का मतलब है कि वो दूसरे देशों से कम कॉस्ट में और कम टाइम में वो प्रोडक्ट बना देती है भाई. जो मान लो कोई प्रोडक्ट, एक मोबाइल फोन इंडिया में अगर 15,000 रुपए का बन रहा है और अगर वो चाइना के अंदर वही मोबाइल 8,000 रुपए का बन रहा है बेटे, इसका मतलब चाइना क्या है? उस पर्टिकुलर थिंग्स में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि वो इंडिया से कम कॉस्ट में और कम समय में बेटे प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो जब भी देश एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है बेटे, ठीक है, विशिष्टीकरण जिसे हम कहते हैं, स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है बेटे, तो उसे बाकी देशों के मुकाबले कंपैटिटिव एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है बेटे. बाकी देशों के मुकाबले उसे कंपैटिटिव एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है और वो देश बेटे उस प्रोडक्ट को बाकी देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है और बाकी देश इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक कंट्री के मुकाबले बेटे वो विदेशों से मंगाना आपके लिए सस्ता पड़ता है. ठीक है, तो बेटे इंटरनेशनल ट्रेड का जो मेन मकसद ही इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होता है कि जब एक देश किसी प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है बेटे, तो स्पेशलाइजेशन के बाद उसे उस प्रोडक्ट में बेटे कंपैटिटिव कॉस्ट एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का क्या बनता है? रीजन बनता है बेटे. सेकंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने बता रखा है कि एक कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड विच इट कैन प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट. तो बेटे एक कंट्री स्पेशलाइजेशन कब हासिल करती है? स्पेशलाइजेशन जब हासिल करती है बेटे व्हेन इट प्रोड्यूस some goods at lower cost than the other countries बेटे, than the other countries. तो जब एक देश दूसरे देशों के मुकाबले कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है बेटे, तो उसे क्या होता है? कंपैटिटिव कॉस्ट एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है और फिर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण हासिल कर लेता है. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो बेटे इंटरनेशनल ट्रेड में होता क्या है? जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री एट हायर प्राइस देन द डोमेस्टिक कंट्री बेटे, एट हायर प्राइस देन द डोमेस्टिक कंट्री.
तो बेटे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हायर प्राइस पे करेंगे भाई डोमेस्टिक कंट्री से। भाई वो इंडिया के अंदर मान लो 10 रुपए का बिक रहा है तो बाहर हम 8 का थोड़ी नहीं बेचेंगे बेटे, बाहर हम कम से कम 12, 14 या 15 रुपए का बेचेंगे। तो यही बात कही गई है कि भाई इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में जो होता है ना, गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, इट इज सेल हायर प्राइस देन द डोमेस्टिक कंट्री, घरेलू मार्केट से ज्यादा प्राइस पर दूसरे देशों में बेचा जाता है, तभी आपको फायदा होगा। घरेलू प्राइस से आप ले लोगे तो एक्सपोर्ट करने का फायदा क्या हो बेटे, वो प्राइस तो आपको घर में ही मिल रहा है, फिर क्यों आप इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करके रिस्क को बेटे आमंत्रित करोगे। तो डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट होते हैं बेटे वो डोमेस्टिक कंट्री से हायर प्राइस पर होते हैं। और फोर्थ देखिए, और जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो होते हैं बेटे, ठीक है, वो डोमेस्टिक प्राइस से लोअर पर किया जाता है, लोअर प्राइस पर। भाई घर में ही कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है जो मुझे 10 रुपए का पड़ रहा है बेटे, बाहर से मंगाने पर अगर वो मुझे 8 या 7 रुपए का पड़ता है तो डेफिनेटली आई विल डू इंपोर्ट। व्हाई शुड आई परचेज द थिंग्स फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटे कि जब भी एक्सपोर्ट किया जाता है तो डोमेस्टिक मार्केट से हायर प्राइस पर एक्सपोर्ट किया जाता है, और जब इंपोर्ट किया जाता है बेटे तो डोमेस्टिक प्राइस से लोअर पर इंपोर्ट किया जाता है, तभी तो आपको फायदा मिलेगा बेटे, तभी तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड का एडवांटेज, ठीक है, प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज क्या एडवांटेज आपको मिलेगा, कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा बेटे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो एक्सपोर्ट होते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट से हायर प्राइस पर होते हैं, और जो इंपोर्ट होते हैं वो डोमेस्टिक प्राइस से लोअर प्राइस पर होते हैं बेटे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आल्सो ऑफरिंग ए मच वाइडर साइज ऑफ मार्केट, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एनहांस अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इंटरनेशनल ट्रेड बेटे, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड आपको वाइडर साइज ऑफ मार्केट, वाइडर साइज ऑफ मार्केट प्रोवाइड कराकर देता है। आपके प्रोडक्ट को बेटे एक नई मार्केट, विभिन्न नई मार्केट मिल जाती है, जिससे आपका प्रोडक्ट बेटे अच्छे से, ठीक है, ग्रो अप कर सकता है इजीली। ठीक है, तो ये काम आपका होता है। तो इन्होंने कहा है भाई कि इंटरनेशनल ट्रेड से जो एक प्रोडक्ट होता है बेटे उसको एक नई मार्केट मिल जाती है, और नए मार्केट में वो इजीली पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है बेटे। ठीक है, मच वाइडर हो जाता है, ठीक है, विभिन्न लोगों की नीड्स को पूरी करता है बेटे, नए ट्रेडिंग पार्टनर उसे मिल जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है बेटे हायर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड से इन्वेस्टमेंट हाई होती है भाई, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यानी कि आप दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हो बेटे, आप दूसरे देशों में अपनी बेसिकली नई कंपनियां वगैरह खोल रहे हो, तो इससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से सिंपल सा क्या होता है बेटे, जीडीपी ग्रोथ विल इंक्रीज। तो यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए हम जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं किसी देश के डेवलपमेंट में बेटे। इंटरनेशनल ट्रेड एक महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये था आपका इंटरनेशनल ट्रेड बेटे। ठीक है, डूइंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विद अदर कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। ये इसके ऑब्जर्वेशन थे कि भाई ये इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड होता है। इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन में हम एक प्रोडक्ट को बेटे दूसरी कंट्री से लेस कॉस्ट में तैयार कर लेते हैं, ठीक है, जो समय स्पेशलाइजेशन का फायदा देता है। एक्सपोर्ट हमेशा हम डोमेस्टिक प्राइस से हाई पर करते हैं, इंपोर्ट हमेशा हम डोमेस्टिक प्राइस से लो पर करते हैं बेटे। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड से हमारे प्रोडक्ट की जो मार्केट होते हैं वो वाइड हो जाती है, जिससे इन्वेस्टमेंट होते बेटे, और इन्वेस्टमेंट से अल्टीमेटली क्या मिलता है, जीडीपी ग्रोथ मिलता है बेटे। तो ये थे सारे आपके क्या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के क्या थे बेटे, ये ऑब्जर्वेशन। अब हम पढ़ेंगे द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बेटे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ, द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बेटे क्या क्या लाभ हमें मिलते हैं। तो बहुत सारे लाभ बेटे। सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल, तो इंटरनेशनल ट्रेड बेटे स्पेशलाइज का मतलब होता है सुविधा प्राप्त कराना, सुविधा मिलना। तो इंटरनेशनल ट्रेड से बेटे हमें इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की सुविधा मिलती है। ठीक है, जिस प्रोडक्ट में हम स्पेशलाइज नहीं है भाई, वो हम विदेशों से परचेस करके बेटे उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं। अब मोबाइल फोन में देखिए, इंडिया मोबाइल फोन में बिल्कुल भी स्पेशलाइज नहीं है बेटे। यहाँ एक लेस क्वालिटी, लेस टेक्नोलॉजी का मोबाइल फोन भी काफी कॉस्ट में बनता है बेटे, जबकि चाइना से उसी प्राइस में एक अच्छा क्वालिटी का वेल एस्टेब्लिश्ड मोबाइल फोन आपको मिल जाता है, क्योंकि चाइना इज वेरी स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग द मोबाइल्स एज वेल एज अदर गुड्स। ठीक है, बहुत सारे गुड्स है भाई, जो भी गुड्स होते हैं उसमें चाइना बहुत ज्यादा स्पेशलाइज है, तो उन्हें स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज प्राप्त है बेटे। पॉपुलेशन बहुत हाई है, ठीक है, बहुत लो कॉस्ट पर काम कर देती है वहाँ की वर्कर बेटे। इंडिया में जो लेबर 10,000 ले रहा है, वहाँ 4,000 में काम कर देगा, तो डेफिनेटली वो सस्ता पड़ेगा बेटे। तो काफी ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज उन्हें मिलता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का फायदा हमें मिलता है बेटे। सेकंड है इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प इन फाइंडिंग द डिफरेंट मार्केट फॉर द प्रोडक्ट।
डिफरेंट मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, चाइना का एग्जांपल ले लीजिए बेटे। चाइना की जो मोबाइल सेट है वो अलग अलग देशों में, मलेशिया, यूएई, कुवैत, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नई नई जगह बिकते हैं बेटे। तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण अपने मोबाइल को नई नई मार्केट प्रोवाइड कराकर देते हैं बेटे, तो नए नए मार्केट उन्हें मिल जाती है। यही बताया हुआ है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प इन फाइंडिंग द डिफरेंट मार्केट फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की नई नई मार्केट की खोज करके आपको देता है बेटे। ठीक है, थर्ड है इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ असेंशियल गुड्स बेटे। असेंशियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपके जीवन के लिए जरूरी होते हैं बेटे। हमने लेसन नंबर 3 में बताया था 1960-1961 के आसपास भारत यूएसए बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता था बेटे नेसेसरी आइटम, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, फूड हो गया। ठीक है बेटे, तो फूड आइटम में भी हम उस टाइम पर सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे बेटे। तो इंटरनेशनल ट्रेड ही था ये जिसकी सहायता से जो असेंशियल आइटम्स होते हैं बेटे, असेंशियल कमोडिटी या असेंशियल आइटम होते हैं, ठीक है, जो बेटे बहुत जरूरी होते हैं फॉर सर्वाइवल, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी जनरेशन को, अपनी बेटे कंट्री को खाना प्रोवाइड कराकर देते हैं। फोर्थ है इंटरनेशनल ट्रेड इज इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज बेटे। तो इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी आप कह सकते हो बेटे, फॉरेन करेंसी अर्न करने में आपको सहायता मिलती है एक्सपोर्ट के जरिए। भारत भी बेटे स्पाइसेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, इनका एक्सपोर्ट कर करके बेटे काफी फॉरेन करेंसी कमा लेता है। लेकिन उसके रिगार्ड में भारत फिर बेटे हैवी मशीनरी, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट भी तो करता है, जिससे सारा फॉरेन एक्सचेंज हमारा खत्म हो जाता है बेटे। पर कोई नहीं, फिर भी इंटरनेशनल ट्रेड से हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, ये बात तो आपको बतानी पड़ेगी बेटे। नेक्स्ट है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द ट्रेडिंग कंट्रीज बेटे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करता है बेटे। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप दूसरे देश से प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो वो कोई घटिया या बेकार आइटम तो होगा नहीं, डेफिनेटली क्वालिटी वाइज अच्छा या बेहतर प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा। और जब भी हम लोग अपने जीवन में वेल क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करते हैं बेटे, इससे हमारी द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ती है बेटे। ठीक है, रिलेटिवली आप अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का जो स्तर है वो डेफिनेटली आपका इंक्रीज होता है, बिकॉज पीपल गेट ए वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। तो बेटे वैरायटी ऑफ चॉइस आपके पास इमर्ज होती है। ठीक है, आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट है जिनमें से आप एक सही प्रोडक्ट का चुनाव कर सकते हो बेटे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड एनहांस अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट बेटे। तो इंटरनेशनल ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराकर देता है। अब चाइना देख लीजिए बेटे, चाइना की एमआई, रियलमी, इन सब के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया में भी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब जो चाइना के ये फोन आ रहे हैं, एमआई हो गया, रियलमी हो गया, इन पे लिखा होता है अब मेड इन इंडिया बेटे। अब देखना इनको मेड इन इंडिया लिखा होता है क्योंकि उन फर्मों ने बेटे यहाँ इंडिया में अपना प्लांट ओपन कर लिया है। ठीक है, रॉयल्टी लेके या पेटेंट ग्रांट करके इन्होंने प्लांट ओपन कर लिया है, वो आइटम इंडिया में ही बनने शुरू हो गए हैं बेटे। ठीक है, तो इसके जरिए हम कहते हैं भाई ये इंटरनेशनल ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराता है। तो चाइना वालों ने यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट किया, यहाँ प्लांट खोले बेटे, और अब वो अपना टेक्नोलॉजी से यहाँ इंडिया में मोबाइल फोन बना रहे हैं। इससे उनका प्रोडक्ट है बेटे उसे वाइड मार्केट मिल गई। ठीक है, और लास्ट है इंटरनेशनल ट्रेड सर्व एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ बेटे। ठीक है, तो एक इंजन ऑफ ग्रोथ, इंजन क्या करता है, पूरी गाड़ी को खींच के लेके जाता है बेटे। तो इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड भी जो जीडीपी ग्रोथ है उसे खींच कर लेके जाएगा, आगे बढ़ा के ले जाएगा। तो 7th पॉइंट है बेटे, इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करने में काफी सहायता करता है बेटे। ये थे गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, ठीक है, देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इंडिपेंडेंस के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का फॉरेन ट्रेड किस तरह का था बेटे, भारत का विदेशी व्यापार किस तरह का था, ये आपको डिस्कस करना है। तो काफी रिस्ट्रिक्टेड था, काफी खराब आप कहोगे बेटे विदेशी व्यापार था। देखिए इंडियन इकोनॉमी वाज सफर फ्रॉम द हैंड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। आप सबको पता है ब्रिटिशर्स ने क्या किया था भारत के साथ, दे हैव डन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन विद इंडिया। उपनिवेशवाद जिसे कहते हैं उसका शिकार हुआ था भारत बेटे। ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए भारत के नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया था, भारत की लेबर को इतनी प्रताड़ित किया था, इतने दुख इतने कष्ट उन्हें दिए थे बेटे, दिन भर 24 घंटे काम कराना, खाने के लिए देना नहीं, पीने के लिए देना नहीं। तो काफी खराब बेटे भारत के साथ उन्होंने किया, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन भारत का किया। ठीक है,
सेकंड देखिए, द ब्रिटिशर्स यूज्ड आवर नेचुरल रिसोर्स फॉर देयर इंडस्ट्रीज। तो बेटे 1930 के आसपास आपको पता है भाई, ठीक है, कि ब्रिटिश में जो था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, औद्योगिक क्रांति आई थी। तो उस औद्योगिक क्रांति के कारण बेटे उन्होंने भारत के नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया। भारत से रॉ मटेरियल वो ले जाते थे अपने देश में बेटे। भारतीय किसानों को इंडिगो की फसल के लिए मजबूर किया गया बेटे। भारत के किसानों को कमर्शियलाइज खेती के लिए मजबूर किया गया बेटे, जिससे कि भारत के जितने भी स्टेट थे, जितने भी राज्य थे, जितनी भी जगह थी, सारी जगह से बेटे जो रॉ मटेरियल कच्चा माल था वो ब्रिटिशर्स ले जाते थे अपने पास, और वहां से बेटे तैयार माल निर्माण कर देते थे। थर्ड पॉइंट में आपको बताया जाएगा भाई कि जो इंडियन इकोनॉमी वाज आल्सो एक्सप्लॉइटेड फॉर द ब्रिटिशर्स फिनिश्ड गुड, कि भारत की इकोनॉमी को उन्होंने ब्रिटेन के फिनिश्ड गुड्स को बेटे एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटेन में जो तैयार माल निर्मित होता था वो भारत में बेच देते थे बेटे, भारत में लाके बेच देते थे। तो भारत को उन्होंने जरिया बना लिया था कि यहाँ से रॉ मटेरियल हमें ले जाना है और तैयार माल जो होते हैं उनसे वहां पर बेच देना बेटे। आज भी हम ब्रिटिश कल्चर का शिकार है बेटे। आज भी हम अपना परंपरागत कल्चर को भूलकर ब्रिटिशर्स के कल्चर के पीछे भागते हैं बेटे, अंग्रेजों के कल्चर के पीछे हम भागते हैं। ये हमारी मेंटेलिटी उस टाइम उन्होंने ऐसी बना दी बेटे, जिसका शिकार हम आज भी है। आज भी जो भारत का कल्चर बेटे वो लुप्त होता जा रहा है, और जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर कहते हैं हम बेटे इंग्लैंड के कल्चर को, लंदन के कल्चर को, तो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं बेटे, ठीक है। तो काफी खराब उन्होंने हमारे साथ किया भाई। इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते और वहां जो निर्मित माल बनता उसे भारत में लाकर वापस बेच देते बेटे हाई प्राइस के ऊपर। तो ये काम उन्होंने किया। फोर्थ देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिव इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा, प्रेज करना। तो बेटे हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते थे, इससे थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ट्रेड को हमारा बेटे प्रेरणा मिली, थोड़ा बहुत बूस्ट हुआ इंटरनेशनल ट्रेड। अदरवाइज बिल्कुल ही बेटे दब गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारी भारत की, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हाथों से जो प्रोडक्ट बेटे बनाए जाते थे, मोती जड़ी वगैरह की जाती थी, ठीक है, उस प्रोडक्ट की मार्केट तो उन्होंने खत्म ही कर दी थी बेटे, जिसके कारण जो भारत का विदेशी व्यापार था वो मर चुका था। लेकिन जब रॉ मटेरियल हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया ब्रिटिशर्स को ही बेटे, बेशक से ब्रिटिशर्स को किया, तो उससे थोड़ा बहुत हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का इंक्रीमेंट आया, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ बेटे। देखिए ऑन इंडिपेंडेंस, एक सरप्राइजिंग चीज अब आप देखिए, इंडिपेंडेंस के समय हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वाज फेवरेबल, पॉजिटिव था, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा होता था और इंपोर्ट कम, क्योंकि एक्सपोर्ट हम केवल एक देश के साथ करते थे, ब्रिटेन। सारा का सारा रॉ मटेरियल भारत के अलग अलग हिस्सों से, कलकत्ता से बेटे, पंजाब से, पंजाब एक ऐसी जमीन है जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजिंग है बेटे, बहुत, वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो वहां के किसानों को बेटे मजबूर किया गया कि भाई आप इंडिगो की खेती करो, कॉटन की खेती करो, ठीक है, सरसों की खेती करो, जिससे तेल की इंडस्ट्रीज चलती हैं बेटे। तो वहां से सारा रॉ मटेरियल ले जाते थे, जिसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट था बेटे, सरप्राइजिंग जो हमारा एक्सपोर्ट था उस समय पर ज्यादा हो गया था, और हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है बेटे वो फेवरेबल हो गया था, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट आर मोर देन इंपोर्ट था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए नेक्स्ट डेटा, इन 1946 to 47 एक्सपोर्ट आर मोर देन इंपोर्ट। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा थे, कितने? 31 करोड़ से बेटे, 31 करोड़ का हमारा सरप्लस हुआ था, ठीक है। बट एक बात दो ध्यान रखना, ये जो सरप्लस था ये किसी इंडिया के लिए यूज नहीं हुआ, ये भी ब्रिटेन ने खुद यूज किए अपनी फाइट करने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन ने किसी एक देश पर राज्य नहीं किया था बेटे, बहुत से देशों को उन्होंने गुलाम बना रखा था। तो विभिन्न देशों से लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें बेटे रुपया चाहिए था, तो ये सारा का सारा रुपया वो ब्रिटेन वहां पर लेके जाते थे, लड़ाई लड़ते थे दूसरे देशों पर, और दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे बेटे। बड़ी खराब मानसिकता थी उनकी बेटे, कि दूसरे देशों को अपने अधीन बना लेना, अपना गुलाम बना लेना, और उन्हें बेटे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर देना, ठीक है। तो शुक्र हो बेटे 1971 के बाद कोई देश गुलाम नहीं है, सारे देश इंडिपेंडेंट हो चुके हैं बेटे, ठीक है। तो बड़ा खराब स्थिति थी बेटे, ठीक है। आगे देखिए, तो मैं बता रहा था आपको कि 1946-47 में हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट थे 31 करोड़ से, और अगले साल ये रह गए केवल 14 करोड़, ठीक है। अगले साल जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा था वो केवल 14 करोड़ रह गया बेटे। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ठीक है। देखिए तीन चीजें होते बेटे, उन तीन चीजों की मीनिंग आपको समझना जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में आता है क्वांटिटी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्वांटिटी बेटे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में आता है आइटम्स, कि किन आइटम का आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड बेटे। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में आता है किन देशों के साथ आप बेटे व्यापार कर रहे हो। तो ये तीन चीजें जरा ध्यान से रखिएगा बेटे, वॉल्यूम जिसमें क्वांटिटी आती है, कंपोजिशन जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स आते हैं कि कितने आइटम का आप ट्रेड करते हो बेटे, और डायरेक्शन यानी किन किन देशों के साथ आप करते हो। तो वॉल्यूम तो हमारी काफी अच्छी थी, 31 करोड़ से ज्यादा था बेटे। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हमारा केवल ब्रिटेन के साथ होता था बेटे, ब्रिटेन ने हमारा बाकी देशों के साथ जो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो खत्म कर दिया था, तबाह करके रख दिया था। केवल ब्रिटेन अपने खुद के साथ ही इंपोर्ट करता था और खुद के साथ ही एक्सपोर्ट, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता था जो भारत के लिए एक्सपोर्ट था, और ब्रिटेन मेड गुड्स जो मशीनों से बनाए गए गुड्स थे वो भारत में लाकर बेचता था, जो भारत के लिए इंपोर्ट था बेटे। तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था, यानी हम किन देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, वो केवल ब्रिटेन के साथ होता था बेटे। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड यानी नंबर ऑफ आइटम भी बेटे बहुत लिमिटेड होते थे, जो कि बैकवर्डनेस की तरफ सिंबल करते हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट किसका करते थे बेटे, फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड ब्रिटेन गुड्स ब्रिटेन वहां पर बनाता था और फिनिश्ड गुड्स को भारत की मार्केट तक पहुंचा देता था। और एक्सपोर्ट हम किसका करते थे, केवल रॉ मटेरियल का बेटे। तो कुछ लिमिटेड आइटम का ही हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी बैकवर्डनेस की स्थिति को बेटे दिखाता है, ठीक है। काफी पिछड़ा हुआ था भारत का व्यापार। तो ये थे बेटे आपके इंडिया का फॉरेन ट्रेड। पहला पॉइंट था कि भारत कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन का शिकार था। दूसरा भाई ब्रिटिशर्स ने हमारे नेशनल रिसोर्स को बेटे अपने फायदे के लिए यूज किया और उनका एक्सप्लोटेशन किया। तीसरा, इंडियन इकोनॉमी जो थी बेटे, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करती थी किसका, रॉ मटेरियल का, और इंपोर्ट किसके करती थी, फिनिश गुड्स का बेटे। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ने हमारे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को थोड़ा बहुत बढ़ाया, क्योंकि पहले जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो तो खत्म हो गई थी बेटे। सरप्राइजली जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था इंडिपेंडेंस के समय वो फेवरेबल था, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा थे। 1946-47 में हमारे 31 करोड़ सरप्लस था, और अगले साल यानी कि 47-48 में 14 करोड़ सरप्लस हो गया। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड केवल ब्रिटेन के साथ होता था। कंपोजिशन ट्रेड बैकवर्डनेस को दिखाता था, क्योंकि लिमिटेड आइटम का ट्रेड होता था। थैंक यू वेरी मच बेटे।